नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज और मैं आपको ऐसे मसले में अवगत कराना चाहता हूं जो बहुत बड़ा एक नारकोटिक्स विभाग की तरफ से हुआ है। और आप सब भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि हमारी जो पुलिस है वो बेगुनाहों को ज़्यादा पकड़ती है और गुनाहगारों को छोड़ने का भी काम करती है। ये मैं सीधा पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना पुलिस के हाथ का, बाएं हाथ का खेल है। और हरपाल एक मामला सुना होगा कि हरपाल जी जो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी नहीं था, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन पुलिस ने, नारकोटिक्स विभाग ने उनको पकड़ने का भी काम किया, टॉर्चर करने का काम भी किया और वो कोमा में चले गए। और कोमा में जाने के बाद में वो इस दुनिया में आज नहीं है हमारे साथ। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये धरना उन्हीं के बाबत लगा हुआ है और ये उनके सब सगे संबंधी, भाईचारे में रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोग और दूर दूर गांव से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और नारकोटिक्स विभाग की जो कमियां हैं वो आज आपके बारे में आपको बताने का काम करूंगा मैं। और उनसे, जो उनके हित मित्र हैं, उनसे भी दो चार बातें कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह है जी। सतवीर जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि हरपाल जी, पहले दिन क्या तारीख थी? पहले दिन 1 जुलाई की शाम की बात है जी। वो घर से निकले थे सब्जी लेने के लिए और वो घर अपनी मिसेज़ को कह के गए थे कि मैं सब्जी लेके वापस आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। और उसके बाद वो कहाँ गए, कैसे क्या हुआ, पुलिस उनको कहाँ से क्या किया पता नहीं। पूरी रात वो घर नहीं आए। अगले दिन सुबह रोहतक से फ़ोन आया पुलिस से, कोई जयवीर नाम का कोई बोल रहा था कर्मचारी। उसने कहा कि हमने आपके पति को NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया है अफीम के मामले में। उससे पहले हमें कोई नहीं पता था। फिर उसके बाद जो परिजन हैं, मित्र प्यारे, वो जो है कोर्ट के अंदर में रोहतक गए। तो वहाँ हरपाल जी थे, वहाँ उनको लेके आए थे। तब हमें मिलने की कोशिश की गई तो हमने, पुलिस वालों ने हमें मिलने नहीं दिया गया। काफ़ी देर मनो करने के बाद भी नहीं मिला। जब फिर वो कोर्ट में पेश करके वापस लेके जब आ रहे थे, तब उनके साथ चलते हुए थोड़ी सी उनकी मिसेज नज़दीक गई, बात करने की कोशिश की। तब उन्होंने इतना ही बोला था कि पुलिस वाले मुझे मार देंगे, 15-20 लाख रुपए का इंतजाम करो, अगर ये नहीं हुआ तो ये मुझे पीट पीट के मार देंगे। ये हरपाल जी ने कहा भी 15-20 लाख? बिल्कुल, अपनी पत्नी को कहा था ये बात कि 15-20 लाख रुपए का इंतजाम करो वरना ये मुझे मार देंगे। उसके बाद वो उनको ले गई थी पुलिस। और फिर उसके बाद 5 तारीख को किसी और मित्र प्यारे के थ्रू पता चला। हम कोशिश करी भी कहाँ है हरपाल, क्योंकि थाने गए तो वहाँ मिलने किसी को नहीं दिया गया। उनको कपड़े वगैरह देने के भी या कहे गए, कोई तो किसी प्रकार से भी नहीं मिलना दिया। तब किसी मित्र ने बताया कि वो CMC हॉस्पिटल के अंदर ICU में एडमिट है। फिर जाके पता किया तो देखा, डॉक्टरों से पूछा करा तो वो कोमा में थे। वो बताने के हालात में नहीं थे भी। पुलिस वालों ने किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया? वो लास्ट जो 2 तारीख को जो बोले थे, उसके बाद कभी नहीं बोले और कुछ भी उन्होंने वो बताने के हालात में नहीं थे। वो कोमा में थे। और उसके बाद 30 अगस्त को उनकी डेथ हुई थी PGI रोहतक में। वो 7-8 दिन वहाँ CMC में रहे, उसके बाद PGI रोहतक में एडमिट करवाया था। और उसके बाद 30 अगस्त को उनकी मौत हो गई। उसके बीच में कभी एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि उनको जो पानी में डुबोया गया था उसकी वजह से, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ब्रेन डैमेज हो गया था उनका, और वो 100% उनका दिमाग हो गया था। ये नारकोटिक्स विभाग के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि उनके ऊपर अफीम की भी कुछ 5 किलो 800 ग्राम अफीम के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे आप? वो उन्होंने आरोप लगाए हैं, ठीक है जी। हरपाल जी वैसे गाड़ियों का धंधा करते थे। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ लगी हुई है। और पहली बात उन्होंने आरोप लगाए थे, वो आरोप तय होना, आरोपी साबित होना, वो काम है कोर्ट का, ठीक है। और फिर पुलिस को किसी प्रकार का ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी आदमी को मार दे। और अगर 5 किलो आप 800 ग्राम वो जो भी अफीम की बात कर रहे हैं, उसकी सज़ा भी मौत नहीं है। और वो पुलिस वाले उनको मार दे, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। सर, मैं 1 मिनट यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको कि पुलिस को, नारकोटिक्स विभाग को कोई अधिकार नहीं है किसी भी आदमी की जान लेने का। ये सीधा सीधा एक पुलिस के ऊपर, नारकोटिक्स विभाग के ऊपर हत्या का मामला बनता है। और विभाग को भी चाहिए कि उसके पवन नाम का जो CIA या नारकोटिक्स विभाग के इंचार्ज हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करें तत्काल प्रभाव से। और मेरा ये सवाल एक ये भी है कि हरियाणा प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर साहब, बच्चे को ये खबर का पता है क्या? अनिल विज साहब के पास ये खबर नहीं गई, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। वो ये चाहते हैं कि पीड़ित
हमारे दरवाजे आए और दरवाजे आने के बाद में गिड़गिड़ाएं और गिड़गिड़ाने के बाद में वो इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेंगे और आदेश देंगे उच्च अधिकारियों को कि किस तरीके से पवन जो नारकोटिक्स विभाग के सेल के इंचार्ज थे जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है उनके ऊपर कार्रवाई हो। सर और बताने का कुछ चाहेंगे हरपाल जी के बारे में? देखिए, अभी मैंने जैसे बताया विधानसभा के अंदर ये सिर्फ एक लड़ाई सिर्फ इसी बात की नहीं है। आप समझिए कि विधानसभा में कांग्रेस के एमएलए ने प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में अनिल विज गृह मंत्री ने ये जवाब दिया है बाकायदा कि 2015 से लेकर अब तक 33 मौतें जो है वो हिरासत में हुई है। बात ये लड़ाई जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर, पुलिस के पास ये कहाँ से पावर आ गई, ताकत आ गई कि वो लोगों को मार रही है और उसके बाद उनके ऊपर ना कोई एफआईआर दर्ज हो रही है किसी प्रकार की। अब तक उन 33 मामलों या तो अनट्रेस कर दिया जाता है उनको, या रफा दफा कर दिया जाता है, या उनकी फाइल दबा दी जाती है। 33 मामलों पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये कैसे संभव हो सकता है? अनिल विज ने अभी विधानसभा के अंदर ये प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा है, बाकायदा कोर्ट है, आप ये तो गूगल करके पढ़ सकते हो। दूसरा मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले एक और मामला है जिसमें उसी पवन कुमार के विरुद्ध बाकायदा हाई कोर्ट ने जजमेंट लिखी है। पवन कुमार कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ है इनके ऊपर? जी, मैं बता रहा हूँ, वो किसी जो इसी प्रकार कोई कस्टडी में था उसकी उंगलियां तोड़ दी गई थी और उनकी गुदा के अंदर मोटरसाइकिल की चाबी डाल दी गई थी और कोर्ट ने बाकायदा डीजीपी, एसपी और पवन कुमार के नाम लेटर जारी किया गया है जिसके अंदर लिखा गया है कि अब इसके जो अभियुक्त था, एक गिरफ्तार किया गया था राजेश कुमार कोई, उसके 8 फ्रैक्चर हैं उसकी बॉडी पर मिले थे और जो है एक चाबी जो है वो उसके गुदा के अंदर डाली गई थी। ये बहुत ही अमानवीय और जघन्य जो कार्य है पवन कुमार और उनके कोई साथी थे अभी उनके द्वारा किया गया और डीजीपी को ये लिखा गया था कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक और जो भी आपकी डिपार्टमेंटल कार्रवाई बनती है, किसी भी आदमी के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो है वो समाज के अंदर, हमारे लोकतंत्र के अंदर मान्य नहीं है। सुनने में आया है कि बिहार का कोई राजीव रंजन था, उसके पास भी कुछ अफीम जैसी कोई चीज़ पदार्थ प्राप्त हुआ है और उसके साथ क्या कार्रवाई करी इस पवन ने? झारखंड का राजीव रंजन जो है वो गिरफ्तार हुआ था, वो बता रहे हैं उसके साथ इसके अपने हरपाल के साथ राजीव रंजन के किसी प्रकार की कोई टेलीफोनिक बात नहीं हुई है, ना किसी प्रकार का बैंक का कोई लेन देन है और वो बता रहे हैं उसी को 5 किलो 800 ग्राम जो है वो झारखंड का जो व्यक्ति था उसको गिरफ्तार किया गया था। वो पहले से ही गिरफ्तार वहाँ से किया हुआ था 1 तारीख को और हरपाल को जब यहाँ से घर से निकले थे तो वो हमें पता नहीं, हमें तो बाज़ार के लिए हो गए थे और यहाँ से उठा के और फिर वहाँ उनके साथ अटैच किया गया है क्योंकि जो आगे से आगे लोग जो कड़ी है वो बनाने के लिए इस प्रकार किया गया है। एक सवाल मेरा ये भी है कि नारकोटिक्स विभाग को हरपाल ही क्यों मिले? नारकोटिक्स विभाग को हरपाल ही क्यों मिले, ये बात तो का जवाब तो पवन कुमार ही दे सकते हैं। उसके पहले वही मैंने कहा कि राजीव रंजन के साथ जो है वो किसी प्रकार की, अगर वो पुलिस ये साबित कर दे कि उनका पहले से किसी प्रकार का कोई लेन देन है या जान पहचान है, वो किसी प्रकार फ़ोन कॉलिंग वगैरह लेन देन कुछ भी ऐसा नहीं है। आजकल आप मानते हो ना, सबसे बड़ा एविडेंस हमारा फ़ोन है। अगर फ़ोन के द्वारा, लोकेशन के द्वारा राजीव रंजन के पास कभी गए हो, फ़ोन के द्वारा कभी बात की गई हो तो वो रिकॉर्ड में बिल्कुल दर्ज हो सकता है, ठीक है, और वो पता कर सकता है। राजीव रंजन के साथ इससे पहले कभी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी। पवन जो नारकोटिक्स विभाग के इंचार्ज है, उनके साथ जो संबंधित अधिकारी थे उनके ऊपर भी आप क्या बात करना चाहोगे उस पर? जो 8 लोग हैं टोटल, जो पूरी टीम है वो सभी की सभी गुनहगार हैं। नाम बताओगे सर? सभी का नाम मुझे ध्यान नहीं है। 1-2 का? एक को जयवीर नाम से है एसआई जिसने शायद कॉल किया था, एक राजवीर करके शायद कुछ है, ऐसे टोटल जो 8 लोगों की टीम है। ये कोई एक आदमी ने तो कोई काम हो नहीं सकता, ये सभी ने मिलके, और जो थाने के अंदर होते हैं तो वो बाहर का जो आदमी है वो ऐसा आए होता है और वो वहाँ पर वो सब कुछ जो मर्जी जो उनके साथ वो करते हैं। हरपाल जी किस गांव से बिलोंग करते थे? हरपाल जी नांदोड़ी है, बुन्ना तहसील के अंदर गाँव पड़ता है, फतेहाबाद जिले में। तो ऐसा कुछ कभी आपने भविष्य में कभी हरपाल को इन चीज़ों में लिप्त पाया? कभी आपने कोई ऐसा शंका है आपको? नहीं, मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता ऐसा कभी कोई काम। इस तरह की गाड़ियाँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी हुई है वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो दर्ज है, उनकी गाड़ियाँ वहाँ चल रही है, इस बारे में मुझे पता है। कुछ तो सरकार की नाकामियाँ भी हैं कि गुनाह को छुपाया जाता है, गुनहगार को भी छुपाने का काम करते हैं, लेकिन जो बेगुनाह होता है उसको ही पुलिस पकड़ने का काम करती है। और ये सीधा मैंने पहले भी बताया, ये एक नारकोटिक्स विभाग के ऊपर एक हत्या का मामला है और हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। पवन कुमार जो नारकोटिक्स विभाग के इंचार्ज हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 2-4 लोग और भी हैं, उनसे भी 2-4 सवाल पूछेंगे। सर नमस्कार जी।
कुछ बताना चाहोगे हरपाल जी के बारे में? मैंने पता नहीं। आप नहीं बताना चाहते? आप भाई साहब क्या बताऊँ अजीब है। हरपाल जी के बारे में कुछ तो बताओ आप, कैसे क्या क्या बात हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नारकोटिक्स विभाग से क्या क्या बातें हुई? कुछ नहीं जी पता है, यहाँ वो यू गाड़िया धंधा कराया करता, पहली खेती कराया करते पड़ोसी हम जी। हाँ इस बारे में यू कुछ नहीं था, ना कोई केस था पहले ना और था, ये धंधा कराया नहीं करता। जी जी। हाँ जी। बताया जा रहा है कि हरपाल बिश्नोई जो गाड़ियों का काम करते थे, इनके सगे संबंधी यार दोस्त मित्र जो है गाड़ियों का ब्यौरा दे रहे हैं कि गाड़ियों का बिजनेस था उनका, उनको किसी तरीके से जाल एक साजिश के तहत, नारकोटिक्स विभाग की साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। सर क्या कहना चाहोगे? नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र नाडोडी ब्लॉक समिति मेंबर नाडोडी से ही हूँ। मेरे गांव से ही है हरपाल। सर ये हरपाल जी का जो मामला है, एक यूं आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि नारकोटिक्स विभाग से एक हत्या का मामला है, तो ये विधायक, मंत्री या अनिल विज गृह मंत्री या फिर मुख्यमंत्री तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची। पूरे गांव में, सारे शहर के अंदर बच्चे बच्चे को इस बात का पता है और इतनी जनता यहाँ पे इकट्ठी है, तो क्या ये सारे लोग बेवकूफ़ हैं? बिल्कुल ये बेवकूफ़ नहीं है और ये जंग जारी रहेगी। और खट्टर साहब से भी बात चल रही है, कुलदीप बिश्नोई जी बात कर रहे हैं, बात उन तक पहुंच चुकी है, अनिल विज जी के पास भी बात जारी है। तो इन पे कार्रवाई भी होगी, हमें उम्मीद है। लेकिन सरकार को भी ये सोचना चाहिए और इस मामले को संज्ञान से लेना चाहिए, इस मामले को। और जो पवन कुमार है, इसकी बहुत सारी शिकायतें हैं। ये पहले बूढ़ा खेड़ा से एक मामला है जिसको एक मान लो इतनी दरिंदगी से उसके गुदा में भी कुछ ऐसा कुछ सुनने में जो आया, हमारे को बताने में भी तकलीफ होती है और शर्म महसूस होती है। लेकिन इस तरीके का ये हैवान अभी भी विभाग के अंदर आराम से बैठा है, तो अनिल विज साहब से आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं यही कहूँगा कि वो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, तो वो आज हरियाणा का इस जो डिपार्टमेंट के हैं वो राजा है। तो इस प्रकार की जो दरिंदगी है, ये पुलिस महकमा की द्वारा एक खाकी ड्रेस के अंदर जो गुंडे छोड़ रखे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी ये तो क्या अनिल विज साहब आपको ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार हमारे दरवाजे पे आए और गिड़गिड़ाए, उसके बाद में अनिल विज साहब इनको आदेश करेंगे कि इस पे एफआईआर दर्ज हो? ऐसा आप मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, वो तो उनकी सोच है कि वो किस प्रकार से देखते हैं। लेकिन वो अगर कहीं हल्के में ले रहे हैं तो हमारा जो 36 बिरादरी का साथ हमें जो मिल रहा है वो भरपूर मिल रहा है। और देवेंद्र बुढ़िया जी हमारे समाज के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी घोषणा कर दी है, हमारा ये जो अनिश्चितकाल धरना है ये चलता रहेगा। हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो हम न्याय लेके रहेंगे। सुनने में आया कि राजस्थान से बिश्नोई समाज भी आपको समर्थन कर रहा है और यहाँ पे पहुँचने का भी काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार समय से मान जाती है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी संख्या में बिश्नोई समाज हमारा राजस्थान से भी यहाँ पे कूच करेगा। जी जी। तो पवन नारकोटिक्स विभाग के जो इंचार्ज हैं, उनके ऊपर 302 का मेरे हिसाब से और जनता के हिसाब से भी, मैं भी साफ बात करने का एक वो है कि मतलब 302 का मामला बनता है सीधा सीधा। किसी तरीके से किसी भी इंसान को अपराध अगर साबित हो जाता है तो उसको कोर्ट सज़ा देने का काम करती है, ना कि पुलिस और नारकोटिक्स विभाग उसको सज़ा देने का काम करेगा, जिसमें उनकी हत्या हो जाती है। एक 35-36 साल का एक नौजवान जो बहुत ही एक्टिव था अपने कारोबार को लेकर, और उसकी हत्या कर दी जाती है। नारकोटिक्स विभाग में जो पवन है उन पे आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे, ये एक हत्या का मामला है। तो इस तरीके से सरकार भी सोई हुई है और जनता इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है और दूसरी स्टेटों के लोग भी इनका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं उमेश कुमार के साथ फतेहाबाद प्रतिबिंब से रिपोर्टिंग, फतेहाबाद से। जय हिंद।